अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाहौर का मौसम देखकर यकीनन आप लोगों के मिजाज भी अच्छे हो गए होंगे। दो कि इट्स मंडे और मंडे को सुबह उठ कर आना, वीकेंड के बाद ड्राइव करना ज़रा थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा होता है, लेकिन आज की ड्राइव इसलिए ज़रा अच्छी लगी क्योंकि आसमान पर जो है वो काली घटाएं छाई हुई थी। और जनाब जैसे ही आप अपना फेसबुक खोलते हैं, मैं तो जब भी अपना फेसबुक सर्च कर रही हूँ या इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, सो आई सी के भाई कोई ना कोई शख्स जो है, कोई हुंजा पहुँचा हुआ है तो कोई नथिया गली पहुँचा हुआ है। वहाँ की जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की जो पिक्चर्स हैं वो शेयर की जा रही हैं, तो वही आंखों के लिए तो फ़िलहाल एक ट्रीट है। पता नहीं हम लोग कब जाएंगे, हम तो बैठे बैठे शायद प्लान्स बनाते रहेंगे, अपने सारे वीकेंड्स गुजार देंगे। लेकिन जनाब इस गर्मी के मौसम में अच्छे मौसम का होना भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कोविड-19 स्टिल देयर जनाब है यहाँ पे, और बड़ा दुख होता है जब मैं लोगों से मुलाकात करती हूँ और लोगों का जो रुझान मैं देखती हूँ अबाउट वैक्सीनेशन, वो बड़ा ही कैजुअल है, वो बहुत ही नॉन सीरियस है। गवर्नमेंट इतनी सारी जहद कर रही है, इतने सारे इकदाम कर रही है, और मैंने बार बार ये बात की इससे पहले भी इन शो कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट होती चली जाएंगी। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगी कि क्या अब एक नई पाबंदी लगने वाली है। लेकिन उससे पहले जो है ज़रा अच्छी खबर बता देते हैं, और अच्छी खबर ये है कि अब आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। आपने ये करना है, कराची वालों के लिए खबर है, कराची में जितने भी लोग हैं जो ज़रा सुस्ती कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए बता दें हम कि अब आप गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इससे पहले लाहौर में भी ये इस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा था, तो लाहौर वालों ने तो खूब ड्राइव थ्रू जो है वो उसके थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स गए हैं और वो करवाई है। तो अब ये कराची वालों को भी सहूलत मुयस्सर है। जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने जो है वो ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह की जो वीडियो है वो भी जारी कर दी है। आई होप सो कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ इन न्यू पाकिस्तान। और उन्होंने शहरियों से ये अपील की है कि प्लीज़ जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब इस पर कोई मज़ीद लेक्चर देने की ज़रूरत है या कुछ बताने की। वी ऑल नो, हम सब लोगों को पता है कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी है, और अगर कोविड से अगर हमने बचना है या अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज रखना है तो वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे जिसको हमें करना पड़ेगा। अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है कि कोई चिप इंस्टॉल हो जाएगी, तो अपने सारे सवालों के जवाब भाई दूर करें। सारी बातें मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल ही किसी को कह रही थी कि दुनिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, फुटबॉल स्टार्स हैं, या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी वैक्सीनेशन की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सो आर दे मैड, या उनको क्या सेंस नहीं है कि वो कर रहे हैं? तो हम लोग तो हमेशा इनसे इंस्पायर होते हैं, तो अभी हम इनसे इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे हैं? सो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से सही इंस्पिरेशन हासिल करें। सो प्लीज़ जो है वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अच्छा जी, अब मैंने आपको बोला ये था कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्टनेस की तरफ जाएगी, और क्यों ना जाए, प्यार की बात तो हमें समझ में आती नहीं है, तो सख्तियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। आपने एक बात सुनी होगी कि भाई मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद हो जाएंगी। अब आई डोंट नो कि ये प्रॉपर कहीं से अनाउंसमेंट हुई है या इट्स जस्ट र्यूमर, या ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा फौरी तौर पे नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता अब हम सुन रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, आप देखें कि जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है ही कैन नॉट एंटर, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, होटल में नहीं जा सकते, आपको पहले अपना फ़ोन पे सर्टिफिकेट दिखाना है। रिसेंटली मैं भी गई एक जगह पर, और वहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि रेस्टोरेंट्स में बाकायदा SOPs फॉलो करवाए जा रही हैं, और उन लोगों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा जो उनकी वैक्सीनेशन नहीं है। इसके साथ साथ हम मोबाइल फ़ोन सिम्स का भी सुन रहे हैं कि वो बंद हो जाएंगी। अच्छा जी, अब जो बाकायदा जिस चीज़ की कन्फर्मेशन हो चुकी है वो मैं आपको बता दूँ, कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद अब अंदरूने मुल्क सफ़र नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बैड न्यूज़। तो जिन लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, फ़ौरन जाएं, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा ये हम बात करेंगे। हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टर है आयशा शोएब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम नबीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आयशा। सो कब से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अंदरूने मुल्क सफ़र नहीं करने दिया जाएगा उन अफराद को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। बिल्कुल नबीना, देखिए बहुत डिटेल ब्रीफ किया है आपने, जिस तरह अभी हमारे नाजरीन को कि
सियाहती मकामात पर पाबंदियां आयद की गई हैं, होटल्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उसको सियाहती मकामात में जाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एनसीओसी के हदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क फजाई सफर के लिए भी नया हदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद वैक्सीनेशन के बगैर अंदरूनी मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। ये एक आम हदायतनामा जारी किया है जिसका इत्तलाक 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क परवाजों पर होगा और बैरूनी मुल्क सफर करने वाले पाबंदियों से ना होंगे और ऐसे मरीजों को भी जो है वो मुस्तस्नी किया गया है जिन्हें वैक्सीनेशन के रिएक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने मना किया गया हो। और इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक गैर मुल्की शहरी भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास बैरून मुल्क वैक्सीनेशन के दस्तावेजात मौजूद होंगी उन्हें भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। फैसले का इत्तलाक क्योंकि 1 अगस्त से होगा, हुकूमत की जानिब से बहुत सी पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही है ताकि तमाम लोग जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाए, क्योंकि लोग जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि उन्होंने ना ही अब तक वैक्सीन लगवाई है, जिसकी वजह से हुकूमत सख्त इकदाम पर गौर कर रही है। जिस तरह नबिया हमने देखा, अगर सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में बेपनाह सेंटर्स बने गए हैं। अगर सिर्फ F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए, वहां पर ही बिल्कुल सिंध की तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी बनाया कि लोग गाड़ियों में आए, वहीं पर बैठे बैठे उनको उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी, उनको एक मैसेज मौसूल होगा और बाकायदा अगले हफ्ते में उनको सर्टिफिकेट का इजरा भी हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें लोग नजर आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि कोविड केसेस की अगर बात आपको बताती चलूँ तो आज तकरीबन 3700 से ज्यादा केसेस 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है जो एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमें केसेस देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि ईद से पहले यही केसेस तकरीबन 500 से 600 इनकी जो फिगर्स थे वो रोजाना काउंट होते थे। लेकिन आज एक बार फिर से चूंकि डेल्टा वायरस भारत का बहुत तेजी से फैल रहा है मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, तो उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि 3700 से ज्यादा केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। तो बहुत बड़ी ये शरह है, योमिया शरह की अगर बात की जाए, क्वारंटाइन लोग भी बहुत ज्यादा होना शुरू गए। तो अब वो वक्त आ गया है कि ना सिर्फ आवाम को संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा बल्कि हुकूमत को भी सख्त इकदाम करने की जरूरत है ताकि लोगों को, तमाम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो है उनकी लाजमी हो। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते एक असद उमर की जानिब से ये भी बयान आया था कि जितने भी होटल्स हैं या इसके अलावा ऑफिसेज हैं वहां पर मोबाइल वैन आकर लोगों की वैक्सीनेशन करेंगी, क्योंकि नबिया जैसे ही किसी की वैक्सीनेशन होती है उसको फौरी तौर पर 1 या 2 मिनट के अंदर एक मैसेज मौसूल हो जाता है, तो लोगों के वो मैसेजेस चेक किए जाएंगे। इसके बाद अगर फिर भी कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा करता है तो आखिरी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि उन तमाम अफराद की सिमों को बंद कर दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। तो हुकूमत तो अमली इक़दाम का मुजाहरा कर रही है। हम लोग बींगा शहरी, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम भी जो मूजी मर्ज है इसको संजीदगी से लें। इस मौलिक वबा का खात्मा करने के लिए हम तमाम अफराद को जो है वो संजीदगी दिखानी होगी। थैंक यू सो मच आयशा शोएब, आपने हमें अपडेट किया। आई होप सो के भाई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो तंग होंगी, सो अपने लिए परेशानी मत कर बढ़ाएं और गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, अपने आप को वैक्सीन लगवाएं और महफूज हों। इंडिया का जो डेल्टा वायरस है वो भी बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं कराची में रही, अब मुझे लाहौर वाले कोसेंगे कि मैं अब लाहौर वालों के बारे में कोई बुरी बात नहीं करी, बट आई लव कराची का खाना। मुझे कराची के खाने, स्पेशली 2 दरिया पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का सी फूड और हर चीज़ वहाँ की मुझे बहुत पसंद है। सब्ज़ी को भी बड़े डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, मज़े के सालन, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर हैं, बाहर से आए हुए लोग, तो वहाँ पे खाने बड़े मज़े के होते हैं। हिंदुस्तानी खाने बड़े अच्छे होते हैं, बिहारी और पता नहीं चटपटे लजीज खाने होते। तो मुझे कराची का खाना हमेशा लाहौर की निस्बत जो है वो बहुत अट्रैक्ट किया है। अच्छा जी, अब आप कराची वालों की ज़रा कहानी सुने। जब हम कराची वालों से पूछते हैं तो उनको कहाँ का खाना पसंद आता है, तो वो जी ड्राइव करके जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, दोस्तों को पकड़ते हैं और वीकेंड पे जी हैदराबाद का रुख किया जाता है।
मेरा कभी हैदराबाद जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं जितना अरसा कराची रही मैंने हैदराबादी खानों की जो तारीफ सुनी है और जो खाने अच्छा खाना जो शख्स पसंद करता है उसको पता है कि हैदराबाद के जो खाने हैं वो क्यों मशहूर हैं। वहाँ की मछली हो गई, वहाँ की जो है वो बिरयानी, आपको पता है हैदराबादी बिरयानी, और जो बम्बई बेकरी का जो केक है दैट इज़ द मोस्ट फेमस थिंग वहाँ की है। और इसके अलावा सी फूड, वहाँ की मछली जो है वो भी बड़ी मशहूर है। तो हैदराबाद जो है फेमस है जनाब अपने लजीज खानों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद की जा रही है, और वो जनाब बड़ा दिलचस्प नाम है, वो है दुल्हन पराठा। अब आप सोच रहे होंगे कि पराठा तो पराठा होता है, ये दुल्हन पराठा कौन सा है? तो मैं भी जानना चाहूँगी कि ये दुल्हन पराठा आखिर इसका ये जो नाम है इसकी वजह क्या है और इसकी ख़ास बात क्या है। ले जी, ये तस्वीर तो हमने आपको अब फुटेज दिखाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से बनता है। किसी तरह की कोई फिलिंग की जा रही है मेरे ख्याल से इस पराठे में, कुछ डाला जा रहा है, कोई कीमा शीमा या कोई चिकन वगैरह मेरे ख्याल से फिल किया जा रहा है पराठे में। और ये बिरयानी आप देख सकते हैं, मुँह में पानी आ गया सुबह सुबह ही दिखा के। अब क्या ही बात हो जाती कि भाई लंच भी हमें हैदराबाद का कोई खाना मिल जाता, लेकिन भाई इतने खुशकिस्मत हम कहाँ। तो जनाब हम सिर्फ अभी बात करें दुल्हन पराठे की, तो मेरे जो न्यूज़ रिपोर्टर है न्यूज़ के नासिर शेख, उनसे ज़रा हम जानते हैं कि दुल्हन पराठा आखिर क्यों इतना मकबूल हो रहा है, इसकी क्या ख़ास बात है। जी नासिर। हेलो नासिर, गुड मॉर्निंग, डोंट डिसअपॉइंट अस, कैन यू हियर मी? हेलो भाई जी, नासिर जो है उन्होंने हमें सख्त मायूस कर दी है। क्या करना है जी उमर साहब, अब दुल्हन पराठा के बारे में हमने ज़रा बताना था मेरी ऑडियंस को कि भाई इतना दिल ललचाए है उनका, इतना हमने उनको पूरा माहौल बनाया है हैदराबादी खानों का, और नासिर ही एंड पे गायब हो गए। चलें जी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब, आपको कहते हैं प्रोग्राम में खुश आमदीद। जब भी मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ, और मैं अक्सर अपनी फैमिली में डिस्कस करती हूँ ख़वातीन के साथ कि ये जो जनरेशन अभी तैयार हो रही है, ये जब बड़े होंगे तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, या शायद ये शुरू से होता चला आ रहा होता है। हमारे नाना नानी का ज़माना और था, हमारे पेरेंट्स का वक्त और था, हमने और वक्त देखा, तो हर दौर के हवाले से नई नई चीज़ें आती रहीं, गैजेट्स आते रहे, टेक्नोलॉजी आती रही, वक्त तब्दील होता रहा। लेकिन मुझे अभी तो बहुत ही खौफ आता है कि जो ये बच्चे हैं, ये इनका जब वक्त आएगा तो वो कितना चैलेंजिंग और कितना एक नया दौर होगा, और कैसे हम बचा के रखेंगे अपने बच्चों को, तो कैसे इनकी तरबियत की जाए, कैसे इनको अच्छा इंसान बनाया जाए। माय हस्बैंड ऑलवेज सेज, एक बात हमेशा वो उसने मुझे कही जो मुझे समझने में वक्त लगा, नहीं समझ में आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ही सेड कि हमें अपने बच्चों को वैल्यूज़ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कहा वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आप कैसे दे सकते हैं? हम अपने बच्चे को अच्छी तरबियत करें, अच्छे स्कूल में भेजें तो सब कुछ इट्स फाइन, सब ठीक है। सेड नो, अच्छा स्कूल इज़ नॉट एवरीथिंग। अच्छा स्कूल हर चीज़ नहीं है। जो वैल्यूज़ होती हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो उनको देते हैं। उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़ों का, बुज़ुर्गों का, आज भी बुज़ुर्ग आपके कमरे में एंटर होते हैं तो कुछ हमने ऐसी औलादें देखी हैं जो अदब से खड़ी हो जाती हैं, जिनके सर झुक जाते हैं। ये वो वैल्यू है, ये वो तरबियत है जो वो पेरेंट्स कामयाब हुए अपने बच्चों को देने के लिए। आज लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो हम एक अच्छा सा मुलाजिम उनके सर पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वैल्यू ये है कि औलाद खुद अपने माँ बाप की तीमारदारी करे, खुद उनका ख्याल रखे, खुद उनकी ज़रूरत का ख्याल रखे। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो अगर हम सिखा गए हमारी जनरेशन को तो आई थिंक कि हम एज अ वालिदैन हम कामयाब हो जाएंगे। कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि हम कितनी ज़्यादती कर रहे होते हैं।
लोगों के साथ। अभी रिसेंटली घर में सब लोगों की छुट्टी हो गई, छुट्टी हो नहीं गई मतलब ईद के बाद छुट्टी पर सब मुलाजिम वगैरह जाते हैं, तो घर में कोई हेल्पर नहीं था, तो ऐसे में सब लोग अपना अपना काम खुद से कर रहे थे। मैंने भी कल खूब बर्तन वगैरह धोए ताकि किसी पर बर्डन ना पड़े, किचन में मैं लगी रही, संडे का पूरा दिन बर्तन वगैरह धोने में निकल, तो मुझे एहसास हुआ कि इस किचन में खड़ा लड़का जब संडे को, चूँकि बहुत काम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो खड़ा सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा होता है, लेकिन शायद हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, शायद हम कभी एहसास नहीं करते कि इसको भी आराम की ज़रूरत है। कितनी आसानी से मुझे स्ट्रेस हो गई, मेरे कंधे दुख गए और मुझे लगा कि नहीं मैंने तो बहुत काम किया, लेकिन हम कभी अपने मुलाजिम की परवाह नहीं करते। जब किसी शॉपिंग मॉल में हम एंटर होते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे आपने कभी एहसास किया है कि हम एक 100-150 रुपए की चीज़ कैसे हज़ारों रुपए में जाके ख़रीद लेते हैं, और हमें पता होता है कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ख़रीद लेते हैं। अब वही ख़वातीन, शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ, या मैं वैसे अक्सर इग्नोर कर देती हूँ, मैं नहीं इतना खपती नहीं हूँ मैं इतना, लेकिन मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि हम जब लोकल मार्केट में जाते हैं और जहाँ से हम खुला कपड़ा ख़रीद रहे होते हैं, तो वही ख़वातीन 1-1 घंटा बहस करती रहती हैं। जब आप किसी रिक्शे वाले की अगर मैं बात करती हूँ, अगर वो 50 रुपये भी आपसे अगर ज़्यादा डिमांड कर लेता है, तो इस गर्मी के मौसम में हम उससे बहस करते हैं, जहाँ पर हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, हम ऐसे शख्स को उसका हक नहीं देते। मैं तो कहती हूँ कि भाई ऐसे मौक़ों पर अगर आप थोड़ा सा लुट भी जाए ना, तो लुट जाना चाहिए, दे देना चाहिए। जब इतनी शदीद गर्मी में अगर कोई बुज़ुर्ग आपके पास अगर कोई गुब्बारा लेकर आता है, या कोई चीज़ बेचने आता है, या कोई तस्बीह लेकर आता है, तो कुछ नहीं चला जाएगा। अगर आपकी ज़रूरत की वो चीज़ नहीं भी है तो आप उसे ख़रीद कर रख लें। ये एहसास की बात है जो शायद हम में ख़त्म होता जा रहा है। कितनी सारी गलतियाँ हम अपने वर्क प्लेस पे करते हैं। चलो मैं हाउसवाइफ की बात करती हूँ, आप लोग भी घर में कहीं ना कहीं आराम करते होंगे, लेटते होंगे। हम लोग ऑफिस में कितने छोटी मोटी चीज़ें जो चलो यार आज रहने देते हैं, आज असाइनमेंट में इतनी मेहनत नहीं करते, आज ये काम छोड़ देते हैं। हमें पता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाले की ज़ात तो हमें देख रही होती है, और वो हमें बख्श रही होती है, हमें मुआफ़ कर रही होती है, हमें फिर भी अता कर रही होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम फ़ौरन दूसरे की गलती पकड़ लेते हैं। जनाब इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें वैल्यूज़ कैसे ट्रांसफ़र करनी है इनटू आवर नेक्स्ट जनरेशन। हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम साहब, स्कॉलर, उनको हम वेलकम कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साहिल, कैसे अपने बच्चों में हम वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है हमारा दुनिया में कि अपने बच्चों को वैल्यूज ट्रांसफ़र करें। एक्चुअली दो तरीके हैं अल्लाह ताला के जो हमारे तजुर्बे में नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत कैसे आया है कि एक अपने बच्चों के थ्रू अल्लाह ताला हमें ये ट्रेनिंग करते हैं कि दुनिया के तमाम इंसानों को कैसे देखना है। आपने देखा होगा कि जिस शख्स के बच्चे पैदा होते हैं, औरत हो या मर्द हो, उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वो इंसानों के अंदर ज्यादा शफकत और रहम के साथ रहता है, उसको लोगों के बच्चों में भी प्यार आना शुरू होता है फिर। तो ये तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली आयरॉनिकली अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकली देखें तो दुनिया में एक यही वाहिद इंस्टीट्यूट है जो रह गया है, जो कि शुरू से था और क़यामत तक रहेगा, कि जो इंसानों की तरबियत करता है कि बाकी के इंसानों को किस नजरिए से देखना है। तो वैल्यूज पे ट्रांसफर करना इसके अलावा तो कोई इंसान का काम नहीं है कि जो मामला उसको दुनिया में नजर आ रहे हैं वो उनके हल जो है वो लोगों को बताना शुरू करे, और वो कैसे सबसे पहले फौजी तैयार करे कि जो बड़ी जंग का हिस्सा बनेंगे, और वो उसके अपने बच्चे होते हैं। अच्छा साहिल, हम हमेशा तरबियत की बात करते हैं, जितने भी हम शोज़ करते हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ के होते हैं, तो बड़ा दिल फटता है कि हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। तो उस हर बात का कंक्लूजन, हर बात का एंड हम ये करते हैं, या ये हमारे गेस्ट करते हैं कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी ये तरबियत अच्छी हमने कैसे करनी है, कौन करेगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है?
देखिए, तबीयत बेसिकली तो बच्चे जो है ना, बच्चे असल में उस आईने का नाम है जो घर के माहौल का बताते हैं। माँ बाप के रोजमर्रा जो आदात हैं, उनके अपने करतूत जो हैं उनका आईना होता है। बिल्कुल। तो जो कुछ बच्चे कर रहे होते हैं वो असल में बेसिकली वो ये बता देते हैं कि हम क्या देख रहे हैं घर में। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट द मॉडल इज ऑफ पेरेंटिंग। आई मीन इट इज दैट सिंपल। तो आप ये देख लें कि फिर कितनी अटल और कड़ी जरूरत है कि बच्चों की तबीयत तरीके से की जाए और क्यों की जाए। बाय द वे, अच्छा, अब साहिल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने बोला कि बच्चे जो हैं वो आपका जो घर का माहौल होता है उसका आईना होते हैं। कैसे हम ये माहौल बेहतर कर सकते हैं? दिल हम अपना बड़ा कैसे कर सकते हैं? आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक हम ये बात को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चे घर का माहौल, इस माहौल का आईना है और ये वही बनेंगे जो अभी हम हैं, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसके लिए? अपने अपने रवैयों में कहाँ पर तब्दीली लाने की ज़रूरत है? इंसान अब वही मसाइल हल करता है जो उसके सामने होते हैं। और वो ये नहीं पता होता कि वो उसके अब बच्चे पैदा हो गए हैं, वो अपने यूटिलिटी बिल पूरे कर रहा होता है और वो वाले मसाइल के बारे में बातचीत और वही हरकतें कर रहा होता है कि जो देखता है कि उससे बड़े करते रहें। और एक साइकिल कंटिन्यू हो रहा होता है क्योंकि उसको ये नहीं अंदाजा होता है कि वो बच्चे ये देख रहे हैं कि ये बाप जो है ना वो इसी काम में मसरूफ है कि अगला महीना कैसे गुजरेगा या ये साल कैसे चल रहा है उसका। ये नहीं देखते कि इस बच्चे के अगले 50 साल कैसे गुजरेंगे। तो ये कैसा डेल्टा है, ये फर्क है, तफरीक आ चुके हैं कि जिससे आपको मतलब अब सोचें कि मतलब आप अपने से बड़े जानवर बनते हुए देखेंगे और इसी तरीके से जमाना बच्चे का सफर कर रहा है। अगर यही मामला ऐसे ही ना रिपीट हो रहा होता तो हर जमाना पिछले जमाने से बेहतर होता, मगर हर जमाना पिछले जमाने से बदतर है, जो कि हम मतलब एक आम बंदा भी देख सकता है। इसका मतलब यह है कि जो असली काम था वो छोड़ दिया हमने कि जो अगली नस्ल है उसको अपने वाले मसाइल के साथ साथ उनके आने वाले मसाइल के लिए भी तैयार करना था। अभी तो हम अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। माएँ हर वक्त मुंह बसौर के अपने बच्चों को देखती है कि मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ है। जो बाप कह रहा है कि अपने बच्चे को वो कमी नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ जो मुझे फील हो रही है। ये नहीं देखते कि ना उसने वो दुनिया देखनी है जो आपने देखी थी, ना वो मसाइल देखने हैं, ना अच्छाइयां उसके सामने आनी है, जब बुराइयां उसके सामने आनी है। वो अगले 50 साल की मसाइल को देखता नहीं और वो अपने मसाइल हल कर करके उसको दे रहा होता। और बच्चा देखता है कि, और ये हर बच्चा कहता है कि ये जो बाबे हैं इनको समझ नहीं आती कि इनको अब से बातें नहीं करनी आती, इनको वो पता ही नहीं है मसले जो हमें नजर आ रहे हैं और हमें पेश आ रहे हैं। तो ये बेसिक अहलियत है एक बाप बनने की या एक माँ बनने की अहलियत। ये अहलियत नहीं है कि मैं गोल रोटी बना सकती हूँ, बिल्कुल, या मैं 50,000 लाख रुपए बना सकता हूँ। अहलियत तो ये है कि मैं अपने 50 साल के अगले 50 साल के मसाइल देख सकता हूँ, देख सकती हूँ और उसके लिए तैयार करूंगी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। साहिल थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे इस सेगमेंट पर। अब जनाब इसके साथ हम ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, सेकंड करूंगी साहिल की बात को कि हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमारे बच्चे या दूसरे लोग कह देते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया या वो किया। मैं कल ही ऑब्जर्व कर रही थी तो सलीना इस एज में है कि वो हर चीज़ कॉपी करती है, बोलती है। तो किसी ने बोला कि तुम कितनी तेज़ हो, छोटी सी हो। अच्छा, अब वो 2 साल की है तो वो बड़ी क्यूट लगती है बातें पिक करते हुए। तो उसने बड़े एक्सप्रेशन को पिक करके उसने बोला, मामा मैं तो बड़ी तेज़ हूँ। मुझे बड़ी हंसी भी आई इस बात पे और इतनी क्यूट भी लगी। बट मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये यही जुमला रिपीट करेगी
तो बच्चा कितना अपनी एज से बड़ा लगता है एंड कनिंग लगता है और अच्छा नहीं लगता है। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड हर कि बेटा आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। तो हम खुद बच्चों को वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, और जब वो बड़ा होकर वही कुछ रिपीट करते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें अपने एक्ट्स को, हमें अपने आप को सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे कल को वो काम ना करें। जनाब ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब एज यूजुअल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको वंस अगेन खुश आमदेद कहते हैं और आपका दिल ललचाने के लिए एक मरतबा फिर से हम आपको हैदराबाद का रुख करवा रहे हैं। और हैदराबाद के खानों के बारे में तो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि वो कितने फेमस हैं और कितने जायकेदार होते हैं। तो एक चीज़ वहाँ पर आजकल बहुत मकबूल हो रही है और वो है दुल्हन पराठा। तो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि भाई इस पराठे का नाम दुल्हन पराठा क्यों है। तो हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर नासिर शेख हैं वो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि भाई इस पराठे की क्या है ख़ास बात। नासिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बताइएगा, हैदराबाद की और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशहूर हैं, जैसा कि हैदराबादी बिरयानी हो गई, यहाँ पर मौजूद बॉम्बे बेकरी का जो केक है वो ख़ासकर बड़ा मशहूर है। लोग ख़ासकर हैदराबाद से जब वापस कराची जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में बॉम्बे बेकरी की चीज़ें जो हैं वो लेकर जाते हैं। तो अब दुल्हन पराठा यहाँ पर बड़ा पसंद किया जा रहा है, बताइएगा। जी, हैदराबाद में जो है वो जो दुल्हन पराठा है ये बड़ी यहाँ की मखसूस सौगात है जिसे यहाँ के शहरी बहुत पसंद करते हैं। ये दुल्हन पराठा जो है वो इस हवाले से दुल्हन के नाम से मंसूब किया गया है कि दुल्हन जो है वो शादी के बाद जो है दुल्हन को जो नाश्ता लेके जाया जाता है उसमें ये दुल्हन पराठा जो है वो इस्तेमाल होता है और इसी वजह से इसको दुल्हन पराठा कहा जाता है। ये हैदराबाद का जो है वो इस तरह भी मशहूर है कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है इसको दुल्हन पराठे को ले आते हैं, बनाने लेके जाते हैं और इसको जो है वो खाते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी खाते हैं, दोस्तों अहबाब के साथ भी खाते हैं। इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये हैदराबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलता, इसलिए ये सौगात है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये बताऊं कि आपको कि इसमें कीमा, अंडा, अदरक, चिकन का पीस, काजू और जड़ी बूटियों का मसाला, लेग पीस, इस तरह की चीजें डलती हैं जो सेहतमंद भी है और जो है खुश जायका भी है। ये साग के साथ भी खाया जाता है। अच्छा, ये तैयार होने के बाद इसका जो नॉर्मल वजन होता है वो आधा किलो से 3 पाव तक का भी होता है इसका वजन ना। तो ये जो है वो एक आदमी खाने के बाद पेट भर के जो है अपना एंजॉय कर सकता है। नॉर्मली इसकी जो कीमत है ये 250 रुपये और इससे बड़ा जो डबल लेग पीस का है इसकी 300 350 रुपये कीमत होती है, तो वो इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं है। ज़बरदस्त। आप मुझे बताएगा यहाँ पे क्या कोई और भी मुख्तलिफ नाम के कोई दूल्हा पराठा भी है, कोई सास पराठा भी है और उसकी भी कोई मंतक है इनके पास? नहीं, ये इनके जो एक हाजी रईस साहब हुआ करते थे, मरहूम, इनका इंतकाल हुआ 3 साल कबल, तो वो किसी होटल पे काम किया करते थे। इनकी हिस्ट्री ये है कि वो उन्होंने वहां से ये बनाना सीखा और बनाने के बाद इसको अपने यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, तो तकरीबन ये 30 साल से ये चल रहा है। अच्छा। यहाँ पे बना के ये फरोख्त होता है और फिर ये हैदराबाद में वैसे तो और भी बहुत से साग पूरी और नाश्ते के दूसरे लवाजमात हैं, लेकिन ये इसकी जो क्वालिटी है वो अपनी ही एक नौइयत है, यानी अपने ही एक वो तर्ज का ये चीज है। थैंक यू सो मच नासिर, आपने हमें अपडेट किया हैदराबाद से। आप हमें बता रहे थे कि भाई जो है वो, और आई एम श्योर के लोगों के जहन में भी सवाल था जिसको आपने बताया कि भाई इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है, और आपने हमें बताया कि भाई जिस तरह से शादी के अगले दिन ही एक रस्म होती है, आपको पता है, मुझे नहीं पता कि कुछ फैमिलीज़ में ये प्रैक्टिस की जाती है कि नहीं की जाती, जिसको मकलावा कहा जाता है। और भाई उस दिन जो है वो लड़की के घर वाले सुबह सुबह नाश्ते पे बारात के बाद मतलब कि जो है वलीमे के सुबह जाते हैं घर, तो और खाना बाकायदा पूरी वगैरह का और जो नान चने या जो भी हमारे रिवायती नाश्ते होते हैं
उसका खाना लेकर जाया जाता है। तो वहाँ से जी इम्प्रेस होकर या इंस्पायर होकर इस पराठे का नाम दुल्हन पराठा रखा गया है और उसको उसी तरह से सजाया जाता है, फिलिंग की जाती है, नट्स भी इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं और भी कीमत भी इसकी बड़ी मुनासिब है और जायका भी जो है वो इसका बड़ा ज़बरदस्त है। आई एम श्योर कि हैदराबादी जो है ना वो दे आर वेरी लकी कि वो इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार चीज़ें उनको जनाब वहाँ पे मिलती हैं। और हमारा तो इस टाइम दिल चाह रहा है तो इसलिए हम ज़रा ब्रेक पे जा रहे हैं। दुल्हन पराठा तो हमें नहीं मिलेगा, कोई सिंपल पराठा ही मिल जाएगा इस ब्रेक में, तो भाई नसीब जो है वो बड़े अच्छे लगेंगे। अपने ब्रेक पे जाते हैं, हेडलाइन ब्रेक है। आप भी अपनी चाय वगैरह का कप लें, पानी शानी पिए और ब्रेक के बाद जनाब आपसे दोबारा मिलते हैं विद सम न्यूज़, गेस्ट एंड सेगमेंट्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जिस माशरे में हम रहते हैं, अब सारी ख़वातीन जो इस वक्त की सेगमेंट देख रही हैं वो मेरी बात से टोटली अंडरस्टैंड करेंगी और रिलेट करेंगी। मैं जब अपने घर से दफ्तर जाती हूँ या दफ्तर से घर जाती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती हूँ और ब्लैक पेपर्स भी लगे हुए हैं। सो इट्स अ कवर्ड कार, कोई बाहर से तांका झांकी नहीं हो सकती, फिर भी विंड स्क्रीन सामने से क्लियर है, फिर भी लोग देखते हैं या फॉलो करते हैं। अब ये बड़ा नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है हमारे यहाँ। शोर बहुत आ रहा है, अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बात करने के लिए। तो जनाब ख़वातीन को लोग देखें, उनका पीछा करें, घर तक छोड़ कर आएँ, ये एक बड़ा आम रवैया है। शायद हमारे यहाँ ख़वातीन भी इस चीज़ की यूज़ टू हो चुकी हुई हैं। आप अपनी रोड्स पर, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं आपको काउंट करके भी नहीं बता सकती हूँ, जब मैंने अपने आप को अनसेफ फील किया हो। हालांकि मैं अपनी गाड़ी में हूँ, ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं, ड्राइव कर रही हूँ, घर जा रही हूँ, स्टिल अनसेफ फील कर रही हूँ। ठीक है, प्रिविलेज्ड है, अपनी कार में जा रही हूँ। अब ज़रा बात करते हैं उन बच्चियों की, उन ख़वातीन की जो गाड़ी पे, जिनको कोई बाप या भाई या शौहर लेने नहीं आता, जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है और जो उस एक कहते हैं ना कि जो एक तरह का नज़रों से ही हरास किया जाना किसी को, या किसी शख्स का पीछा करना, या अपने आप को अनसेफ, अनसिक्योर फील करना, ये बड़ा कॉमन है। ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे हादसात, बहुत सारे वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। तो जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया इसमें, वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि ताकि ख़वातीन की सेफ्टी को मज़ीद यकीनी बनाया जा सके। सेफ सिटी की जानिब से ख़वातीन के लिए एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई गई है, जिस पर आप सिर्फ एक बटन क्लिक करेंगी, जितनी भी सारी ख़वातीन हैं, और वो पुलिस की मदद फौरी तौर पर हासिल कर सकती हैं। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन है क्या एंड हाउ डज इट वर्क, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूँगी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जी ज़रा वीडियो दिखाइएगा। फरहत से मिलें, उसका ज्यादा वक्त अस्पताल में मरीजों की खिदमत करते हुए गुजर जाता है। बाज़ औक़ात मरीजों की वफ़ात पर उनके ख़ानदान का गम नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने गम के इजहार के लिए जब तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो फरहत को शदीद ख़तरा महसूस हुआ और उसने विमेन सेफ्टी ऐप में मौजूद अलर्ट बटन को दबा दिया। अम्मी रोज़ कहती हैं कि वो उसको कॉलेज छोड़ आएंगी, लेकिन रुमेसा नहीं चाहती कि उसकी अम्मी काम के लिए लेट हो। रुमेसा को अकेले कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन ये सवार किसी और ही मकसद से आए हैं। रुमेसा को अचानक ख्याल आता है कि उसका मोबाइल तो उसकी जेब में ही है। वो मोबाइल में मौजूद विमेन सेफ्टी ऐप का अलर्ट बटन दबा देती है। चाहे बुशरा जितनी भी मेहनत कर ले, उसके खाविंद के लिए नाकाफी है। वो खाविंद के गुस्से का अक्सर शिकार रहती है और वो छोटी छोटी बातों पर उसको डांट देता है। उसको याद पड़ता है कि उसकी बहन ने उसको कहा था कि तुम इतनी परेशान रहती हो, मेरा मशवरा मानो। विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट के जरिए माहिरीन से मशवरा लो, शायद कोई हल निकल आए। पंजाब पुलिस की तरफ से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ की जा चुकी है।
मॉर्निंग यानी कि सिर्फ एक तो रोड सेफ्टी की बात मैं समझ रही थी पहले तक, लेकिन उसके साथ साथ जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, और बहुत सारे शोज़ हमने आपको पता है माजी में ऐसे शोज़ किए जब हमें पता चला कि खातून को ज़िंदा घर में जला दिया गया, आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते या एम्बुलेंस को बुलाते बहुत देर हो चुकी हुई थी। तो ऐसे में जो ये एप्लीकेशन है आपने देखा कि कितना क्विकली काम करती है, और अगर आप अपने आसपास भी सराउंडिंग में फील करते हैं कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है तो आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद में अपने आप को अनसेफ फील करती हैं और वो भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। राह चलते हैं हमारे यहाँ स्नैचिंग के बहुत सारे मामला होते हैं, तमाम ख़वातीन को मैं समझती हूँ कि इस एप्लीकेशन को अपने पास रखना चाहिए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। DIG कामरान खान साहब हमारे साथ जो हैं वो शामिल गुफ्तगू हैं, उनसे ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा हमें बताइएगा मज़ीद इस एप्लीकेशन के बारे में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये ख़वातीन डिज़ाइन की गई है ख़ास तौर पे ख़वातीन की मोबिलिटी को महफूज करने के लिए, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें मेन मकसद तो ये है कि रिस्पांस टाइम ख़वातीन किसी वक्त भी किसी हादसे का दो चार हों या कोई ख़तरा फील करें या कोई हरासमेंट का इंसिडेंट हो रहा हो तो वो अपना इसमें फ़ौरी तौर पे हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए 15 पे आप अलर्ट बताने से फ़ौरी तौर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आप साइमल्टेनियसली अपने ना सिर्फ हमें पुलिस को बताएंगे, और इसमें आप अगर अपने किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर्स भी फीड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई खातून उसको फीड करना चाहती है तो वो अपने घर वालों में से किसी को भी, फादर को, भाई को, स्पाउस को, मदर को, बहन को, सहेली को, किसी को भी साथ साइमल्टेनियसली इत्तला देनी चाहती है तो वो एक मैसेज भी उनको चला जाएगा उस हवाले से। सेकेंडली इसमें चैटिंग के ज़रिए भी आप इत्तला दे सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप समझती हैं कि आपके लिए कॉल करना मुश्किल है और आप चैट करके हमें इत्तला दे सकती हैं तो चैट करके भी हमें इत्तला मिल सकती है। इन दोनों सूरतों में हमें फ़ायदा ये है कि आपके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स आने की वजह से हमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है कि कहाँ पे आपको ख़तरा फील हो रहा है, कहाँ पे आपके साथ आप किसी हादसे का दो चार खुदा ना खास्ता हुई हैं, और हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्स वहाँ पर दे सकते हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा ख़वातीन अपनी इसमें जो हमारे मुख्तलिफ आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करती हैं और फौरी तौर पे जो रेड अलर्ट बटन है अपनी मदद के लिए वो किसी को बुलाना चाहती हैं तो तकरीबन टीम को पहुंचने में कितना वक्त दरकार होगा ऑन लोकेशन? जी ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ख़तरा महसूस कर रही है। चूँकि हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे लाहौर में डॉल्फिन की टीम्स पूरे लाहौर में जितनी भी मूव कर रही हैं वो हमारे डिस्पोजल पे हैं। इसी तरह पुलिस रिस्पांस व्हीकल जो हैं, गाड़ियां हैं, वो हमारे डिस्पोजल पे हैं। थाने की गाड़ियां हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें PRU या डॉल्फिन अवेलेबल ना हो तो फिर थाने की गाड़ी भी रिस्पॉन्ड कराई जा सकती है। तो जो भी नियरेस्ट अवेलेबल रिस्पांस अवेलेबल होती है उसके ज़रिए हम रिस्पॉन्ड कराते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि उसको लेस दैन 10 मिनट्स के अंदर हम रिस्पॉन्ड कराएं, और ये भी उस तक 10 मिनट्स होते हैं जब पीक रश आवर्स होते हैं और उसमें ट्रैफिक का इश्यूज बन जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ तक बाज़ औक़ात मौके तक पहुँचना उसकी वजह से रश की वजह से डिले हो जाए। अदरवाइज़ इसीलिए हमने बाइकर्स जो है हमारे डॉल्फिन उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रखा हुआ है ताकि वो रश की सूरत में भी रास्ता निकालते हुए जल्द अज जल्द वहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकें। इसमें जो रिसेंट आपने वाक़यात हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हुए हैं, मोटरवे पे हुआ, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, हम मुख्तलिफ अजला में सुनते रहते हैं। तो हमारा इसका दायरा कार जो है, इसका स्कोप जो है वो पूरे पंजाब में है। और जी सर, इसके ज़रिए आप जी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज़ स्टूडियो तक पहुंच रही है, आप बात अपनी कंप्लीट करें। जी इसीलिए इन वाक़यात को देखते हुए हमने जो मुख्तलिफ और इमरजेंसी सर्विसेज हैं जी, जैसे मोटरवे है, जहाँ पे मोटरवे नहीं है तो फिर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है पूरे पंजाब में। जिन सड़कों को, हाईवेज को मोटरवे कवर नहीं करती वहाँ पे हाईवे पेट्रोल पोस्ट है, तो उनका इमरजेंसी नंबर इसमें है 1122 है। इन केस अगर आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस की रिस्पांस ही चाहिए, एम्बुलेंस की रिस्पांस चाहिए, फायर ब्रिगेड की रिस्पांस चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया कि डोमेस्टिक वायलेंस को भी इसमें कवर किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि आप उस
पर्टिकुलर टाइम में जब आप कॉल कर रही हैं तो आपको कोई इमरजेंसी रिस्पांस रिक्वायर्ड है, आप उस डोमेस्टिक वायलेंस का गाहे बगाए शिकार होती रहती हैं और आप उसमें गाइडेंस लेना चाहती हैं कि मेरे पास क्या रास्ते हैं, इसमें कोई लीगल गाइडेंस लेना चाहती हैं, कोई साइकोलॉजिकल असिस्टेंस आपको चाहिए, या ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि आपको आप बेघर हो गई हैं किसी वजह से, आपको शेल्टर रिक्वायर्ड है। तो हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ। उनका जो इमरजेंसी नंबर है 1043 वो भी इस पर अवेलेबल है, तो आप इसके जरिए उनसे भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती हैं और इस किस्म की साइकोलॉजिकल, लीगल या शेल्टर के हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए खवातीन को तो वो भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। एक और फीचर इसमें इसी तरह अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्स भी हमने दिए हुए जो खवातीन को पता होने चाहिए, उनके हकूक मुख्तलिफ हवालों से, क्राइम की सूरत में, हरासमेंट एट डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, वर्क प्लेस के हवाले से जो भी हरासमेंट के कवानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं उनकी आगाही बाइलिंगुअल उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। इसके अलावा जो खवातीन इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करती हैं वो अपनी फीडबैक दे सकती हैं। उस फीडबैक को GIS मैप पे प्लॉट किया जाता होती है ऑटोमेटिकली रियल टाइम में, और उसका फ़ायदा दूसरी खवातीन उठाएंगी कि जो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगी और किसी पर्टिकुलर रूट पे जाना चाहती हैं, पॉइंट पे जाना चाहती हैं, तो जो और खवातीन ने उसमें अपनी फीडबैक दी हुई है उससे उनको पहले से एक आगाही मिल जाएगी कि क्या खवातीन ने उसको सिक्योर, पार्शली सिक्योर या टोटली इनसिक्योर उस जगह को, लोकेशन को, उस रूट पे किसी लोकेशन को डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो उसके लिए हिफाजती इक़दामात पहले से ले सकती हैं, उसको बाईपास कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हमें उसका ये फ़ायदा है कि हम जब हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाएगा कि एक ही जगह पे कुछ खवातीन बार बार रिपोर्ट कर रही हैं कि उनको यहाँ थ्रेटन्ड फील किया, उन्होंने पार्शली या टोटली इनसिक्योर डिक्लेयर किया, तो हम भी उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि वो वहाँ पे पुलिस की परमानेंट कोई डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है या कोई ऐसा इरिटेंट है जिसको रिमूव करने से खवातीन बेखौफ वहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं। इसमें एक मिसाल हमारे सामने आई जब हमने देखा कि कुछ जगहों से हमें रिपोर्ट आ रही थी तो पता लगा कि शाम के वक्त रिपोर्ट आ रही है तो कुछ खवातीन किसी जगह से मूव कर रही थी तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ख़राब थी, तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वो फील कर रही थी कि कोई भी अगर बाइक पे खड़ा है या कोई गुजर भी रहा है तो दे फेल्ट के वो हमें थ्रेटन करेगा या हरास करेगा। तो उन्होंने रिपोर्ट की, जो हमने जब उसको रिव्यू किया तो पता लगा वो स्ट्रीट लाइट को ठीक कर देने से ही मसला हल हो गया। तो ये इसका दोनों उन खवातीन को भी फायदा है और हमें भी मुसलसल इत्तला मिलती रहती है कि जो इसका नेटवर्क है इस एप्लीकेशन का, इसको कैसे स्प्रेड किया जाएगा बाकी जगहों पर भी, कहाँ पर अभी किन किन एरियाज को कवर कर रही है? जी ये पूरे पंजाब को कवर कर रही है और इसमें लाहौर में तो डॉल्फिन जैसे मैंने कहा फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, बाकी तमाम 35 अजला में जो वहाँ के रिस्पांस यूनिट्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अब तक तकरीबन 44,000 खवातीन बच्चियाँ इसको इंस्टॉल कर चुकी हैं और कंटिन्यूसली हमारे से वो राब्ते में हैं। इसमें चैट के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर रही हैं और 15 पे कॉल करके भी हमसे रब्ता कर रही हैं। उनकी फीडबैक से इसमें कंटिन्यूसली कोई आइडियाज़ जो उनके नए आ रहे हैं या कोई इसमें जो भी टेक्निकली उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटेशन भी होने की ज़रूरत है वो हम साथ साथ इसको अपग्रेड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो जब खवातीन को ये बताया जाता है, ये प्ले स्टोर पे भी और एप्पल स्टोर पे भी दोनों पे अवेलेबल है, दोनों वर्जन इसके अवेलेबल हैं, दोनों स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एक जो खवातीन बार बार सवाल करती हैं इस एप्लीकेशन के हवाले से, क्या इसको ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है? देखिए ऑफलाइन के लिए हमारा जो इमरजेंसी 15 नंबर है वो 24 घंटे अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन भी आपको 15 पर ही कनेक्ट करती है, लेकिन अगर आपके पास डाटा कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आप सीधा 15 पे कॉल करके वही सर्विसेज जो इस एप्लीकेशन के जरिए मिल रही हैं वो हासिल कर सकती हैं। सिर्फ इस एप्लीकेशन का एडिशनल एडवांटेज ये है कि इसके जरिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स के जरिए हम बड़ी टारगेटेड और बड़े छोटे टाइम के अंदर रिस्पांस प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कामरान खान साहब, DIG हमारे साथ मौजूद थे और वुमेन सेफ्टी ऐप से मुतल्लिक बता रहे थे एंड आई एम गोइंग टू डाउनलोड इन माई फ़ोन। आप भी इसको करें और अपनी सेफ्टी को आप मज़ीद यकीनी बनाएं। ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक केस का जिक्र करेंगे जिसकी हिस्ट्री आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही दिलखराश एक वाक़या है। बहुत ही नूर मुकद्दम केस की मैं बात कर रही हूँ और बहुत ही एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और लास्ट वीक वाइल यूजिंग सोशल मीडिया फेसबुक ये केस मैंने देखा, स्टोरीज़ वायरल हुई, नूर मुकद्दम हर बंदा शेयर कर रहा था, नूर की तस्वीर
ज़ाहिर की तस्वीर, रिसेंटली एक फैमिली वेडिंग, एक शादी की डांस वीडियो भी रिलीज़ हुई। हम ऐसे सब तकरीबन काफ़ी लोग, चूँकि न्यूज़ मीडिया पर बहुत चर्चा है पूरे केस की, सो हमें पता है कि क्या हुआ नूर के साथ। इनिशियली तो मेरा दिल ही नहीं माना डॉक्टर अमरीन साहिबा कि मैं आपको पता होगा, हम मेकअप में भी सुबह मैं डिस्कस कर रही थी कि मार ही डाला किसी शख्स ने, जवान साला लड़की, पढ़ी लिखी बच्ची को, पढ़े लिखे लड़के ने जिनकी फैमिली भी आपस में कनेक्टेड है, ख़त्म ही कर डाली ज़िंदगी। और ना सिर्फ ख़त्म कर डाली ज़िंदगी, जो टॉर्चर दिया गया कि सर धड़ से जुदा। मैंने इनिशियली इस बात पे मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे कोई इतना जालिम, कोई इतना सफाक भी हो सकता है, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। बहरहाल भी थोड़ा सा पस मंज़र पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे, लेकिन जो पैनल है, जो गेस्ट है मेरे पास, मैं उनका तारीफ़ कराऊंगी। जनाब हमारे साथ अमरीन इकबाल साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात, उनसे हम बात करेंगे। एडवोकेट ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ हैं इन स्टूडियोज़, और हुदा बरगड़ी साहिबा जो कि विमेन डेमोक्रेट फ्रंट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सारे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर अमरीन इकबाल साहिबा से ज़रा, जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा क्विकली ज़रा पसे मंज़र बता दें कि बच्ची के साथ हुआ क्या। अच्छा, इसका क्विक रिव्यू जो है वो ये है कि जो ये लड़का है, जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, इसकी जो है बैकग्राउंड भी है अमेरिका में भी। ही वाज अ ड्रगी, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ज़ाहिर जाफर जिसका नाम है। जाफर जो है, मैं इसलिए मर्डरर कहती हूँ कि ऑब्वियसली इज अ मर्डरर, ही इज अ क्रिमिनल। वहाँ भी ये रिहैब में रह चुका हुआ है, इसका बैकग्राउंड अपनी खुद से ट्रीटमेंट ले चुका है जी, वहाँ भी रिहैब में रह चुका हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स एडिक्शन की वजह से। और उसके बाद ये जो कहा जाता है कि जी अमेरिका में ज़्यादा अरसा रहा है, जितनी रिसर्च मैंने की है, जो इसके जो फैमिली फ्रेंड्स या जो दूर के एक्सटेंडेड फ्रेंड्स है, जिससे कि ये सिर्फ 1 साल अमेरिका में रहा है अपनी अंडरग्रेड्स डिग्री के लिए। ये सिर्फ प्रिटेंड करता है कि इसके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, सारा कुछ, और ये सारा प्री प्लान था। उसके दोस्तों क्या जो इनिशियल बताया गया कि उससे पूछा जा रहा है कि अगर मैं अमेरिकी शहरी हूँ, अगर मैं कोई मर्डर करता हूँ तो मैं भाग सकता हूँ, यानी वो देख रहा था कि क्या क्या लॉस। सो इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। आप इसको तो अगर वो शख्स अभी आके कहता है ऑन मीडिया कि आई एम बाइपोलर, तो दैट मींस कि वो पहले से प्लान करके बैठ चुका था। प्री प्लान्ड, ठीक है। नंबर 2 हम इसमें बात करते हैं नफ्सियाती उसमें कि ना कि सिर्फ, मुझे लगता है कि ये क्राइम से भी ज़्यादा एक्सट्रीम डेंजरस है ऐसे बंदे का बाहर रहना, जो कि नबीहा यहाँ पर आकर ना सिर्फ रिहैब से ट्रीटमेंट ले रहा है। ये प्लीज़ पॉइंट, इस पॉइंट को समझिए। वो एक सो कॉल्ड इदारे से जो कि कुछ लेवल्स करा के, कुछ महीनों का कोर्स करा के आपको सर्टिफाइड काउंसलर डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसका जो पूरा डेटा निकाला गया, इसकी मदर भी साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने भी उस इदारे से वहाँ से कुछ लेवल कोर्सेस करके सर्टिफाइड काउंसलर बन चुकी हैं। ये खुद भी सर्टिफाइड काउंसलर बन चुका है, दिन में ऑनलाइन सेशंस दे रहा है। सो कॉल्ड जो हमारे जो हाई क्लास के स्कूल्स हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहा है, वहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे ज्यादा जो दुख और अफसोस की जो बात है कि जितना बर्बरियत से कत्ल किया गया, घर में ये शख्स अकेला मौजूद नहीं था। इस शख्स की गार्ड्स वगैरह के अलावा, तो चलें क्या ही मैं मुलाजमीन की बात करूं, शायद उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन इस शख्स की बहन भी मौजूद थी, तो वो भी इक्वली मैं समझती हूँ कि शामिल रही इस मर्डर में। हुदा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना विमेन मार्च को हमेशा, कि विमेन मार्च भी किया जाता है, ख़वातीन अपने हुकूक के लिए निकलती हैं, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, इनको कौन से हुकूक चाहिए। तो फिर देख लिया उन तमाम लोगों ने कि नूर के साथ क्या हुआ। ताहिर चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं इन स्टूडियोज़। खुदा से हम दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, हमने देखा कि बड़े बड़े इस तरह के केसेस होते हैं, और जो ये शख्स है ज़ाहिर जाफ़र जिसका नाम बताया जा रहा है, इसका बाप जो है वो कोई एक आम आदमी नहीं है, ही इज़ अ बिग बिजनेसमैन, और इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े लोगों में इन लोगों का जो है वो नाम आता है, मारूफ बिजनेसमैन है। और हमने देखा है कि जितने भी बासर लोग होते हैं उन पर जब भी केसेस बनते हैं तो वो बड़ी बासानी से जो है वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं और छूट मिल जाती है मुल्जिम को, मुजरिम को। तो इस केस में से कोई मार्जिन निकलता है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो लोग अक्सर क्वेश्चन कर रहे हैं।
अच्छा, एक दो ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, पहले तो उसने ये कहा कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, तो उस बेसिस पर मुझे कोई फेवर मिल जाए, तो ऐसी कोई फेवर नहीं मिलती। अगर कोई अमेरिकन नेशनल भी है, वो पाकिस्तान में अगर कोई जुर्म करता है और ख़ास तौर पर इस तरह का कोई संगीन जुर्म, तो ऐसी कोई फेवर नहीं है, उसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा होगी और होनी चाहिए। दूसरा, ये जो बताया जा रहा है कि उसकी कोई हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो कोई ज़हनी मरीज़ है, तो इसको प्रूव करना ये बड़ा मुश्किल होगा, ये बहुत आसान नहीं है। अब देखें, आपने जिस तरह बताया कि उसके वालिद वो एक कंपनी और एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैंने जो थोड़ा पढ़ा उसमें ये बताया बार बात की जा रही है मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मैं जा सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो अलग बात कि इस FIR में 302 की दफ़ा लगाई गई पाकिस्तान पीनल कोड, वो एक काबिल सुलह जुर्म है। अगर इसके जो वारिस हैं, लीगल एयर्स हैं विक्टिम के, वो अगर उसको मुआफ करते हैं तो शायद ये ऐसा हो सके। भी बरामद हो चुका है। अच्छा, इसमें ये अच्छी चीज़ें ये हैं, अच्छी चीज़ें ये हैं कि मुलज़म पकड़ा गया मौका वारदात से, और वो सारे शवाहिद इकट्ठे हुए, आला कत्ल, एक पिस्टल बरामद हुआ, एक छुरी बरामद हुई, और वो एक ग्लव पहन के, लोहे का ग्लव था, वो पहन के उसको पहले टार्चर करता रहा, ब्रूटली उसको मारता रहा, वो रिकवर हो गया। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये उसको सज़ा दिलवाने में जब ये केस कोर्ट में जाएगा, प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रांग होगा। लेकिन इस बेसिस पर कोई फेवर नहीं मिलेगी कि ये कोई अमेरिकन नेशनल है। चीज़ ये कि फौरी तौर पे इस शख्स का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, जिसकी सिफारिश भी अब जो है वो पेश की गई है। ठीक है, हुदा अभी हमारे साथ अब कनेक्टेड है, हुदा से जानते हैं। हुदा, बताइएगा इस मामले में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? ये बात तो साबित हो चुकी है कि जो ये शख्स है ज़ाहिर, ये जो है ही इज नॉट मेंटली सिक, ये नॉर्मल है, ये जहनी मरीज नहीं है। देखिए जी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मरहला है जिसमें हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मिसोजिनी, औरत से नफरत, औरत का कत्ल, औरत के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हैं, क्या वो सारे के सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं? इस हिसाब से औरतों के ऊपर तो कई सदियों से मजालिम होते आ रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं इतनी जालिम और सफाक बनी जैसे मर्द आजकल बनते हैं? तो आई थिंक कि इसकी पूरी जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की में है, पिदरशाहाना निजाम में है। और अभी जितनी भी बातें हुई वो हमें ये बताती है कि दिस इज ऑल इंस्टीट्यूशनली सपोर्टेड। पेट्रियार्की या पिदरशाही सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं है, वो एक तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो रन करती है। अब आपने ये नूर मुकद्दम का केस है, वो इस्लामाबाद में थी, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पे पिछले 3 साल से हम लोग औरत मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने ये इश्यूज कब से उठाए हैं, लेकिन हमें उतनी ही ज्यादा आइसोलेशन, उतनी ही ज्यादा अब्यूज हमें सहनी पड़ी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपसे बात कहना चाहूंगी कि देखें, नूर मुकद्दम का केस तो हाईलाइट हो गया और उसमें इतनी पेशरफ्त भी आ गई कि बंदा गिरफ्तार हो चुका है और इतना ज्यादा उसके लिए मोमेंटम मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। लेकिन व्हाट अबाउट कुरतुलैन बुलेदी, जो कि हैदराबाद में जिसके अपने शौहर ने उसका कत्ल किया है? व्हाट अबाउट साइम, जिसका कत्ल उसके शौहर ने किया है? तो ये जो तमाम इश्यूज हैं, हमें ये चाहिए कि हम इन तमाम इश्यूज को उठाएं, क्योंकि कुरतुलैन की फैमिली आज भी इस बात पे स्ट्रगल कर रही है कि उनके तो एविडेंसेस तक नहीं प्रॉपर्ली कलेक्ट किया, उनकी तो फॉरेंसिक तक ठीक से नहीं हुई, उनके तो घर में उन्होंने यहाँ पे तो इतनी पेशरफ्त हो गई बिकॉज ये इस्लामाबाद का वाकया था, वो एक डिप्लोमेट की बेटी थी। मैं ये हरगिज नहीं करूंगी कि बहुत ही बुरा एक ये इंसिडेंट हुआ है और हर केस की इस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए, हर केस को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए। लेकिन वो गांव में, उन शहरों में जो उन औरतों के साथ होता है जिनका कोई हैशटैग नहीं बनता, जो यहाँ तक जिनकी आवाज ही नहीं पहुंचती, और वो वहीं कसास और दियत के कानून के तहत उनका ब्लड मनी दे के उनको छोड़ दिया जाता है और वो क्रिमिनल आज भी घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि हम जब एक वाकये को देखें तो हम उसको एक जो ऐसे जो मुल्जिम हैं या जो शख्स जो इतना घिनौना जो जुर्म करने वाले हैं, अगर उनको खुलेआम सरेआम या कानून भी उनको अगर सख्त से सख्त इबरतनाक अगर सजा दे और ऐसे लोगों को मिसाल बना के इनके पोस्टर छपवाए जाएं कि देखो कि जो किसी की बेटी के साथ ये करेगा उसका अंजाम ये होगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी मुजरिम जो है वो जुर्म करने से पहले एक मर्तबा अपने अंजाम का खौफ जरूर खाएगा। ये इस तरह के वाकयात होते ही इसलिए हैं क्योंकि कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि पता है कि निकल जाएंगे, चले जाएंगे, बच जाएंगे। ब्रेक पे जनाब जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सेगमेंट को वाइंड अप भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं डॉक्टर नबरीन साहिबा के दूर दराज किसी छोटे शहर में जो है वो किसी औरत के साथ बड़ा जुल्म हो गया और हमें आज की औरत को बड़ा ताकतवर बनाना है, हमें उसके हुकूक की बात करनी है, और जब फिर मेरे सामने नूर मुकद्दम का केस सामने आता है तो हम नहीं देखते कि नूर मुकद्दम किसी पिसे हुए माशरे का हिस्सा है, एक पढ़ी लिखी खातून, एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो अपनी एक स्टेटस रखती है अपने माशरे में, और उसके साथ भी वही होता है जो एक पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरत जिसका ताल्लुक़ किसी छोटे इलाके से या जो इतनी प्रिविलेज्ड नहीं है। तो फिर क्या फ़र्क रह गया? बात तो फिर वहीं आकर खड़ी हो गई कि औरत ही महफूज नहीं है हमारे माशरे में। महफूज नहीं है। आप नसीम बीबी का देख लें जिसको बुला के उसके 14 माह के बच्चे को उसके सामने मारा गया, या वो 4 बच्चों की माँ को जो है वो उसके शौहर ने मार दिया। आप तो ये एक केस है ना जो हाईलाइट हो रहा है। नबीहा, कैन यू इमेजिन कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के, फिजिकल वायलेंस के, सेक्सुअल वायलेंस के कितने रोज केसेस देखते हैं? कैन यू इमेजिन? और स्पेशली वहाँ पर बात को दबा दिया जाता है ये कहकर के थानों पुलिस के चक्कर नहीं लगाने, हमने हमारे घर की औरतें थाने पुलिस नहीं जाती हैं। तो यहाँ से अब वाली बात ये आती है कि ये एक केस है, नो डाउट इट्स वेरी। कभी हमने ये तो नहीं सुना कि कोई मर्द औरत के तशद्दुद से मर गया, क्योंकि या किसी औरत ने मर्द को तशद्दुद करके मार डाला। अब वो कर नहीं ना सकती, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उस तरह से, तो शायद वो उस तरह से तशद्दुद नहीं कर सकती। बट बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें कि कुछ औरतें कोई गोलियां दे के मार देती हैं, वो भी जब तंग आ जाती हैं। बहुत रेयर केसेस हैं, नेग्लिजिबल केसेस हैं। लेकिन यहाँ पर नबीहा आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो क्वैकरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, हम ये नहीं रिस्क ले सकते टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। जहाँ पर इसके पेरेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं इसमें। चूंकि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, लोग इसको एज अ शेल्टर के तौर पर यूज करेंगे। मेंटल डिजीज, इवन अगर मेंटल डिजीज भी है, साइकोपैथ भी है, जुनूनी भी है, सैडिस्ट भी है जो दूसरों को पेन इन्फ्लिक्ट करके जो खुशी महसूस करते हैं, इवन देन ऐसे शख्स का बाहर रहना इंतहाई डेंजरस है। और ऐसे जो होते हैं पेशेंट्स कहें या क्रिमिनल्स, उनको इवन मेंटल हॉस्पिटल्स में भी दूसरे पेशेंट्स के साथ नहीं रखा जाता, उनको सेपरेट क्यूबिकल्स में रखा जाता है अगर वो इतने वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर्स। और आप समझ सकती हैं ये ना कि आजाद जी फिर रहा है, बल्कि ये ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी माँ बड़ी पढ़ी लिखी खातून है और वो भी सेशंस प्रोवाइड कर रही है। मैं यहाँ पे डॉक्टर नबरीन ये भी कहना चाहूंगी कि शर्म का मकाम है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि विक्टिम को ब्लेम करते हैं हर सिचुएशन में, हर सूरत हाल में, चाहे कोई माँ अपनी मजबूरी के तहत अपने शौहर की मार बर्दाश्त कर रही हो या फिर नूर हो। स्टॉप ब्लेमिंग विक्टिम। अब हुमा हमारे साथ हैं और हुमा से मैं एक मरतबा फिर से बात करना, हुदा से मैं एक मरतबा फिर से जानना चाहूंगी, हुदा इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, पेशरफ्त का तो यही है कि वो अरेस्ट जो आपको पता है कि वो हो चुके हैं, वालिदैन को भी उन्होंने अरेस्ट किया है, जो इदारा था जो साइकोथेरेपी देता था उस इदारे को भी उन्होंने सील किया है। लेकिन अगेन वही बात जो यहाँ पे पहले हो रही है वो ये है कि जो हमें समझना ये होगा कि ये जो मसला है ये सिर्फ एक फर्द का, एक इंसान का नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये, अब आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, वो जिस तरह का, मुझे पता है ये सेंटिमेंट हमारी आवाम में बहुत ज्यादा होता है कि हम जब तंग होते हैं, हमें गुस्सा होता है, तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसा हो ताकि ये लोग सबक सीख जाए। लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमें सख्त से सख्त की नहीं, हमें एक यकीनी सजा की जरूरत है। यहाँ पे कोई यकीनी सजा नहीं मिलती। आप देखेंगे कि जो एंटी डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, अब हमें कुछ नहीं पता कि वो कैसे पेंडिंग में जो है वो डाल दिया गया है। आप यही सोचें कि क्या बजट का बिल होता है या बजट से रिलेटेड कोई चीज होती है, वो तो नहीं सीसीआई को भेजी जाती। इस तरह के कई और कानून होते हैं, वो तो सीआईआई को नहीं भेजे जाते। तो फिर वो तमाम जो वो कवानीन जो कि खवातीन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उन कवानीनों के ऊपर अगर उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसके ऊपर पेशरफ्त स्टॉप कर देनी चाहिए, तो वो उसे कर देते कि अच्छा ये जो कानून है ये क्योंकि घरों को तबाह कर रहा है, ये कानून जो है हमारे कल्चर को तबाह करेगा। तो सवाल ये बनता है कि क्या आपका कल्चर वायलेंस प्रमोट करता है? क्या आपका पूरा मुआशरा ये वायलेंस प्रमोट करता है? क्या आपके मुआशरे में वायलेंस फ्री जिंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं है कि बच्चे के ऊपर भी अगर टॉर्चर होता है तो वो होता रहे, क्या कहते हैं, औरत के ऊपर भी टॉर्चर होता है तो बेशक होता रहे। ख्वाजा सिराव के ऊपर, ख्वाजा सिराव ने कल एक प्रोटेस्ट में नायाब अली आई थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 73 लाशें उठाई हैं पिछले 1 साल में। ख्वाजा सिराव की लाशें, कहीं पे हम उनका नाम नहीं देते। उनका कत्ल करने वाले कौन है? उनका कत्ल करने वाले भी ये बेदरशाहाना सख्त जो है ना पेट्रियार्कल वायलेंस से भरे हुए जो मर्द हैं ये कर रहे हैं।
तो हमें ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में हमें सख्त से सख्त सजा क्या करेगी, बच्चों को डिसेंसिटाइज करेगी। हम अगर चौराहों पे लाशें लटकाएंगे तो सोचिए ये बच्चे जो है इनके अंदर से तो इंसानियत ही मर जाएगी, जो मर्द है उनके अंदर, औरतों के अंदर तक से इंसानियत मर जाएगी। तो हमें ये जो ट्राइबल सिस्टम की पनिशमेंट्स हैं हमें वो नहीं चाहिए, हमें यकीनी सजा चाहिए, हमें कानून के मुताबिक की सजा चाहिए और हमें ये एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि जो इशू हुआ है, जो सफाक है, उसको उसकी सजा वक्त के अंदर मिलेगी। खुदा थैंक यू आपने अपने सारा अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगी कि हम सबके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी बिफोर वाइंडिंग अप के हम बड़ा चिढ़ रहे होते हैं, अपने शौहर बीवी के साथ बहस लगा रहा होता है कि मैं तुम्हें अपनी लोकेशन क्या दूं, क्या तुम मेरे पे शक करती हो। अच्छा मैंने अपनी लोकेशन शेयर की हुई है विद माय मदर, उनको पता है कि मैं किस एरिया में मौजूद हूँ, मेरे शौहर को पता है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दे शुड नो। मैं किसी खुदा ना खास्ता आप किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी इंसिडेंट में, अल्लाह ना करे आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। नूर के केस में भी यही हुआ कि वो लाहौर का बोलकर आई, उसका फोन बंद मिला, उसके पेरेंट्स को वाकया होने तक मालूम ही नहीं था कि वेयर इज शी। तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें। बच्चे, अपनी जो औलादें, जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, मत चिढ़ा करें। अगर आपकी अम्मी का आपको बार बार फोन आता है, अगर आपके भाई का आपको फोन आता है, प्लीज स्टे कनेक्टेड। ताहिर साहब मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम और मुझे उससे पहले बताइएगा कितना स्ट्रॉन्ग ये केस है अगेंस्ट जाहिर, उसको सज़ा होगी तो क्या हो सकती है? अच्छा, इसमें 302 की दफ़ा लगाई गई काबिल सुलह। अगर इसमें सेक्शन 311 भी लगाया जाता जो फसाद फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में आता है, वो काबिल सुलह नहीं है, तो फिर वो वाला जो एक चांस है, वो एक मार्जिन है कि वालिदैन को, लीगल एयर्स को प्रेशराइज़ करके, उनको को ब्लड मनी दे के या और किसी तरीके से इस्तेमाल करके उनको मना लिया जाता है, तो वो भी बंद हो जाता है। लग रहा है इन दिस केस, मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा। आपके सामने वो शाहरुख चतोई वाला केस था, वो कराची वाला, कितना वो हाईलाइटेड केस था, और उसमें जो शाहरुख के वालिद थे वो खुद पुलिस ऑफिसर थे।